दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर द डिमांड फॉर रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वाई राजस्थान गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिटर्न टू ओल्ड पेंशन स्कीम इज अ फिजिकल डिजास्टर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग क्यों? देश भर में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे नई पेंशन व्यवस्था भी कह दिया जाता है, और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। विवाद के पीछे की वजह यह है कि एक और कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से अपनाने की कवायद शुरू की है, तो वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियों ने विधानसभा चुनावों के दौरान इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की। घोषणा का मतलब था कि मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को राज्य में बंद किया जाएगा। आगे चलकर छत्तीसगढ़ ने भी इसकी बहाली की घोषणा की, फिर मध्य प्रदेश ने भी इस ओर कदम बढ़ाने की बात की है। जबकि चुनावी घोषणा में कई सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों का समर्थन हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक पार्टी द्वारा ओपीएस की बहाली की घोषणा की गई थी। हालांकि यह पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। ठीक इसी तरह हिमाचल प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी ऐसी घोषणा की गई है। इन सब के चलते देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी मांग गूंजने लगी है। इसके लिए बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए और ट्रेड यूनियनों ने देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल का भी आयोजन किया। इसी दरमियान केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक महासंघ ने जब इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के सामने रखा, तब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे बदलाव आर्थिक लिहाज से मुमकिन नहीं है। सरकार का कहना था कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरकार पर बेवजह वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हालांकि बाद में मांग की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम को और अधिक असरदार बनाने की तैयारी में जुट गई है। सारा मामला यही है कि जिसके चलते पुरानी पेंशन व्यवस्था का विषय सुर्खियों में आ गया। लिहाजा आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम ओल्ड पेंशन सिस्टम और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं। यह स्कीम सेवा से रिटायरमेंट के बाद भी मतलब आजीवन आय की व्यवस्था का भरोसा देती है। रिटायरमेंट के बाद होने वाली इसी आय को पेंशन कहते हैं। आमतौर पर पेंशन के तहत होने वाली आय की रकम सेवा के दौरान प्राप्त आखिरी वेतन के 50% के बराबर होती है। पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। इसका कारण है कि इस योजना में पेंशन दायित्वों के लिए अलग से कोई फंड या बचत स्टॉक की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस योजना के तहत पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी से उगाही गई संसाधनों का सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब पिछली पीढ़ी से किए गए आय के वादे का भार वर्तमान पीढ़ी पर ट्रांसफर किया जाता था। हालांकि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें कितना और कैसे योगदान दे, यह लाभार्थियों की इच्छा पर निर्भर करता था। वे या तो तय रकम का नियमित अंशदान कर सकते थे या फिर एक बार में ही पूरा योगदान कर सकते थे। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की योजना 1990 के दशक से पहले ज्यादातर देशों में मौजूद थी, मगर पेंशन के चलते ऋण भार का बढ़ना, स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से बढ़ती आयु, भविष्य की पीढ़ी पर स्पष्ट बोझ और जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए प्रोत्साहन की समस्या को देखते हुए बारी बारी से लगभग सभी देशों ने इसे बंद कर दिया। भारत ने भी 2004 से इसे बंद करने का फैसला लिया। वर्तमान में इक्का दुक्का राज्य को छोड़कर सभी राज्य इसे बंद कर चुके हैं। बीते कुछ महीनों से नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह फिर से इसे अपनाने की लहर तेज हो गई है। तो चलिए अब समझते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, यह पुरानी पेंशन स्कीम से कैसे अलग है। केंद्र सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और एनपीएस की शुरुआत करने का फैसला लिया।
यह योजना 1 अप्रैल 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए लागू है। इसकी शुरुआत के बाद केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में भी संशोधन किया गया था। एनपीएस एक सहभागीदारी वाली योजना है जिसमें कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन निधि में सरकार के बराबर रकम का योगदान करते हैं। इसके बाद निधियों को पेंशन निधि प्रबंधकों के जरिए तय निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। आगे चलकर रिटायरमेंट के समय वे कुल जमा हुए राशि का 60% निकाल सकते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जबकि बचे हुए 40% को सालाना योजनाओं में निवेश किया जाता है। इस पर टैक्स से राहत नहीं है। इस योजना की एक खासियत है कि इसे निजी व्यक्ति द्वारा भी अपनाया जा सकता है। 2019 में एनपीएस में कुछ बदलाव किए गए। यह बदलाव केंद्रीय लेवल पर हुए। इस बदलाव के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने टियर 1 खाते में पेंशन फंड और उसके निवेश पैटर्न का चयन करने का विकल्प दिया गया। साथ ही एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड को अलग अलग अनुपात में डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर के तौर पर अधिसूचित किया गया है। क्योंकि एनपीएस से मिली राशि को बाजार आधारित व्यवस्था में निवेश किया जाता है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के धन का प्रबंधन करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया। इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। पीएफआरडीए एक सांविधिक संस्था है क्योंकि पीएफआरडीए की स्थापना 2013 में पीएफआरडीए अधिनियम के तहत की गई थी। इसका काम पेंशन फंड की योजनाओं वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और पेंशन फंड का विकास करके बुढ़ापे की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्तमान में एनपीएस में शामिल लोगों की बात करें तो 28 फरवरी 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक 22.74 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जबकि 55.44 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस का हिस्सा है। अब सवाल है कि पुरानी पेंशन स्कीम की जरूरत क्यों है? एनपीएस में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिससे पुरानी पेंशन स्कीम की मांग तेज हो गई है? कर्मचारी संघों का कहना है कि वे नई पेंशन योजना के खिलाफ है। यह कर्मचारियों और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को दांव पर लगाती है। असल में एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की कुछ जायज चिंताएं भी हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इनमें सबसे पहला है रिटायरमेंट पर पेंशन राशि को लेकर होने वाली अनिश्चितता। इसकी वजह है कि कानून में एनपीएस अपनाने वाले लोगों के लिए बाजार आधारित गारंटी तंत्र का प्रावधान किया गया है। इससे उनकी पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। हालांकि गौर से देखें तो एनपीएस के लागू होने के बाद से इसने लगभग 9% का सालाना रिटर्न दिया है जो कि ईपीएफओ, पीपीएफ या सावधि जमा योजनाओं से बेहतर है। चिंता के दूसरे बिंदु को देखें तो चूंकि पेंशन योगदान को बड़े पैमाने पर सरकारी बॉन्डों में निवेश किया जाता है, इससे जुड़ी भी कुछ चिंताएं हैं। चिंता यह नहीं है कि इसे बॉन्ड जैसे जोखिम उत्पादों में निवेश किया है जिससे बाजार गिरने पर उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि असल चिंता यह है कि जब बाजार में वृद्धि होती है तो उन्हें उसका लाभ नहीं होता है। पहली नजर में यह एक जायज चिंता भले ही ना लगे, मगर जोखिम के बाजार नियम से तुलना करने पर इसके नुकसान स्पष्ट नजर आते हैं। तीसरा, कर्मचारी और सरकारी योगदान में से एक या दोनों को समय पर निवेश के लिए नहीं भेजना भी एक उचित चिंता है। सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी बार बार इस ओर इशारा किया है। भले ही वजह अक्षमता रहा हो या राज्य सरकार के असली वित्तीय घाटे को मैनेज करना, कैग ने अपनी रिपोर्ट में बार बार कहा है कि इस तरह की देरी कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पर नुकसानदेह है। यह एनपीएस की लोकप्रियता कम करने में सीधा योगदान दे सकता है। इस तरह की देरी को बंद करने के लिए कानून में बदलाव की दरकार है। यह बदलाव ठीक वैसे ही हो जैसा कि निजी कंपनियों पर अपने कर्मचारियों के जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के योगदान में देरी के लिए मुकदमा चलाया जाता है। इसके अलावा सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में देय लाभों, रिटायरमेंट पर पूरी रकम की निकासी पर रोक, कुछ राशि टैक्स के दायरे में और बुढ़ापे में स्वास्थ्य जरूरत की अधिकता के चलते भी एनपीएस से कर्मचारी नाखुश हैं। चूंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में ये सभी सुविधाएं मौजूद थी, इसलिए कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी मांग की जा रही है। हालांकि कई चुनौतियों के चलते इसे लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनौतियां क्या हैं? चूंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को पेंशन के चलते बढ़ते ऋण भार,
स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से बढ़ती आयु के कारण पेंशन के भार में बढ़ोतरी, भविष्य की पीढ़ी पर बोझ और जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए प्रोत्साहन की समस्या के कारण बंद कर दिया गया था। इसे लागू करने में ये समस्याएं आज भी मौजूद हैं। इन समस्याओं को ऐसे समझ सकते हैं। लंबी आयु के मामले में लंबी उम्र यानी अधिक पेंशन का भुगतान, उदाहरण के लिए 60 साल की आयु में रिटायर होने वाले और लगभग 80 साल या उससे अधिक की औसत आयु वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद 2 दशकों से अधिक का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा पेंशन पाने वाले की मृत्यु की स्थिति में उनके पति या पत्नी ओपीएस के तहत पेंशन के एक हिस्से के हकदार होते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी पेंशन का बोझ पड़ता है। अकेले हरियाणा में पेंशन के लिए सालाना 8,400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी दर के हिसाब से अगले 10 वर्षों में यह बोझ 40,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इससे राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी विकास गतिविधियों पर पूंजीगत व्यय के लिए बहुत कम संसाधन मिल पाएगा। इस हिसाब से एनपीएस अब तक का सबसे बेहतर मौजूद विकल्प लगता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो किसी भी पेंशन नीति की प्रमुख चिंताओं में से एक राज्य के लेवल पर इसकी स्थिरता है। दरअसल पिछले 12 सालों के आंकड़ों पर नजर डालने पर यह मालूम चलता है कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों की कुल पेंशन देयता 34% के साथ तेजी से बढ़ी है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन पर खर्च सभी राज्यों के लिए साझा तौर पर लगभग 13.2% और खुद के राजस्व का 29.7% है। असल में ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान, जो कि राज्यों के व्यय का लगभग 56% है, राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार का पेंशन पर व्यय 1.9% है। वित्त वर्ष 2011 में राज्य के भार के संदर्भ में सभी राज्यों का कुल प्रतिबद्ध खर्च अपनी खुद की राजस्व प्राप्तियों का 125% था। पंजाब जैसे राज्यों का यह खर्च राज्य राजस्व प्राप्तियों का 80% तक था, जबकि इसके बाद केरल 73.9%, पश्चिम बंगाल 73.7% और आंध्र प्रदेश 72.2% का स्थान था। एनपीएस ट्रस्ट के आंकड़ों के हिसाब से फरवरी 2022 तक एनपीएस में राज्य स्तर के कर्मचारियों की संख्या 55.44 लाख है। इन कर्मचारियों का सालाना योगदान इस वित्तीय वर्ष के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक यदि सभी राज्य पुरानी योजना में माइग्रेट करते हैं तो पेंशन देनदारियों का मौजूदा मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब जनसंख्या युवा होती है तो सरकार को लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे यह जनसंख्या बुढ़ापे की ओर रुख करती है वैसे वैसे सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जाता है। भारत में डेमोग्राफिक प्रोफाइल के आधार पर ओल्ड एज इंडेक्स और ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो बढ़ने की उम्मीद है। यह 2036 तक एजिंग इंडेक्स के मौजूदा 40 के स्कोर से बढ़कर 76 हो जाने की उम्मीद है। साथ ही ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो 16% के मौजूदा स्तर से बढ़कर 23% हो जाने की संभावना है। नतीजतन यह कामकाजी आयु की आबादी पर अलग से बोझ डालेगा, जो युवा पीढ़ी के लिए जायज नहीं होगा। ऐसे में आगे क्या किया जाना चाहिए? सरकार खुद के और कर्मचारियों के योगदान को बढ़ाकर 14% करने पर विचार कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने योगदान का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है और कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रही है। इससे फायदा यह होगा कि पेंशन लगभग पिछली योजना की तरह ही हो जाएगी। साथ ही सरकार को कुल 28% की बचत भी होगी। इसी तरह टारगेट आधारित जीवन बीमा उत्पाद खरीदना या ऐसे कर्मचारियों के परिवारों के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने जैसे कई वैकल्पिक माध्यमों के सहारे इसे आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा अभिप्रबंधन के तहत एसेट्स AUM लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए है, जो एनपीएस ट्रस्ट के कुल AUM का लगभग 50% है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ अन्य निजी लोग भी शामिल हैं। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। एसबीआई की रिपोर्ट ने एनपीएस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2018 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाने पर जोर दिया। इस सिफारिश में कहा गया कि सभी नोडल कार्यालयों और
योग्य कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रजिस्टर करने के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम स्थापित करने की जरूरत है और योगदान में देरी को दंड के दायरे में लाने की आवश्यकता भी है। साथ ही इससे ग्राहक को नुकसान ना हो, इसके लिए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को सरकारी एनपीएस के सब्सक्राइबर के लिए सेवा से जुड़े नियम लागू करने चाहिए। इसी तरह सरकार को ट्रस्टी बैंक को भेजे न गए योगदान के सभी मामलों की पहचान करनी चाहिए और सब्सक्राइबर को नुकसान से बचाने के लिए उचित ब्याज या मुआवजे के साथ इसका योगदान सही जगह गया या नहीं, यह तय करना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएफआरडीए अधिनियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद समय पर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्राहक को न्यूनतम टैक्स रिटर्न देने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। आगे चलकर 2019 में सरकार ने ऐलान किया कि 2004 से 12 के बीच योगदान का जमा न होना या देरी से जमा होने पर सब्सक्राइबर्स को जीपीएफ दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि बाकी को लेकर अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो सार यह है कि एनपीएस के रिटर्न का बाजार से जुड़ा होना एनपीएस की बुनियादी डिजाइन है। साथ ही इस पर मिलने वाला रिटर्न यानी पेंशन लंबे समय का उत्पाद है, लिहाजा इस पर थोड़े समय की अस्थिरता के चलते अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी लंबी अवधि वाले गुण ही इस पर किए गए निवेश को अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा पीएफआरडीए द्वारा लिया गया विवेकपूर्ण दिशा निर्देश एक कठोर व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चुने गए प्रोफेशनल फंड मैनेजरों के कौशल और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों में परिसंपत्ति आवंटन का विकल्प, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव में भी सब्सक्राइबर के योगदान को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम पुनः चर्चा में है। पुरानी पेंशन स्कीम क्या है? इसकी मांग तेज होने की वजहें क्या हैं? चर्चा कीजिए।